हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे मैंने एक एड अकाउंट, फेसबुक एड अकाउंट, जीरो से 50,000 रुपीज पर डे इन एड स्पेंड तक उसको लेके गया था, स्केल किया था, ब्रॉड टारगेटिंग यूज करके एंड सीबीओ अप्रोच यूज करके। ठीक है, तो आज इस वीडियो में उसी बारे में हम बात करेंगे। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूं मैं क्यों करता हूं। आई करंटली रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड वी एक्टिवली मैनेज रफली अबाउट 2 to 2.5 lakh पर वीक इन फेसबुक एड स्पेंड अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स वी हैव। सो मैं समझाऊंगा कि हम ये क्यों करते हैं जो मैं करता हूं, विच इज ब्रॉड टारगेटिंग, सीबीओ अप्रोच। ये क्यों फॉलो करते हैं over anything else, like you have other methodologies that are ABO driven methodologies, but why do we prefer going after CBO and then ultimately scaling an ad account with broad targeting? Let's talk about it. So सबसे पहला रीजन ये है कि जो टिपिकल कन्वेंशनल मेथड्स हैं फेसबुक एड्स के, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजीज, कैंपेन स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें ना काफी लूप होल्स हैं, काफी लीकेजेस होती हैं उसकी वजह से बिजनेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल एड सेट्स लॉन्च कर रहे हैं या मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि वेदर वी आर डूइंग इट फॉर prospecting, those are our prospecting campaigns, or if we are just simply trying to target people through different ad sets for different audience interests, or we are just simply running lookalike audiences or retargeting, does not matter. Whatever we are doing, whatever we are running multiple campaigns or ad sets for, irrespective, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन एंड ओवरलैप की वार्निंग आती है, नोटिफिकेशंस वार्निंग आती रहती है, जिसकी वजह से फेसबुक हमारे जो एड सेट्स हैं या कैंपेन्स हैं उनको ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता, राइट? सो बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली इज एन एल्गोरिथम? You can say it's a formula, right? Some sort of formula, that conditional formula, that if this happens then you are supposed to do that, right? So if this happens then do this. So it's some kind of a condition based formulas, a bunch of formulas that makes an algorithm, right? So अगर हम ऐसा कुछ भी मीडिया बाइंग प्रोसेस फॉलो करेंगे जो ऑडियंस ओवरलैप, फ्रेगमेंटेशन, इन चीजों को एम्पलीफाई करेगा या प्रमोट करेगा, इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर ओवरऑल एड्स परफॉर्मेंस। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एनी अप्रोच दैट वी हैव बीन टॉट और यू हैव बीन टॉट, राइट, जो हम लोग काफी यूज करते रहते थे, पहले मैं भी यूज करता था, वो होते थे मल्टीपल एड सेट्स लॉन्च कर दो, लुक अलाइक ऑडियंस बना दो, रीटारगेटिंग कैंपेन्स एड सेट्स अलग बना दो, डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट रन करते रहो स्केल पे। तो बहुत दिक्कत होती थी स्केल पे, बिकॉज स्केल पे तो एवरी सिंगल रुपी काउंट्स, राइट? सो वहां पे प्रॉब्लम आती थी स्केल पे। लॉन्च तो चलो ठीक है, फिर भी आप किसी तरह मैनेज कर लोगे, बट ये सबसे पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत होती थी जब भी हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे ना, तो अगर मैं मल्टीपल एड सेट साथ ही साथ मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ लॉन्च कर रहा हूं तो ऑडियंस ओवरलैप होती थी, राइट? अब कभी कभी मुझे पहले लगता था कि यार ऑडियंस ओवरलैप इसलिए हो रही है बिकॉज शायद मैंने, जैसे कि मैंने लैंडिंग एक इंटरेस्ट चूज किया, लैंडिंग पेज एक इंटरेस्ट किया, एडवर्टाइजिंग, तो मुझे लगता था कि यार ये तो डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो ये तो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो ओवरलैप करता है। मैं तो डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट चूज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब मैंने ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर जाके देखा कि ऐसी डिफरेंट ऑडियंसेस में भी जब तुम ओवरलैप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 100% ओवरलैप आता है, कईयों में 60 आएगा, 40 आएगा, 80 आएगा %, बट जब आप विद इन सेम इंडस्ट्री कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 80, 90, 100% ही दिखेगा ओवरलैप। तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो लाइक आई एम जस्ट throwing away my money, and it's just I might end up showing my ads to the same people and I'm thinking that I need to find a secret audience interest, but वो secret audience interest तो कोई है ही नहीं कुछ भी, मतलब ओवरलैप क्यों होगा अगर ऐसा ही होता तो ऑडियंस ओवरलैप होने लगा। तो ये भी एक रीजन था कि पुराने मेथड जब इंटरेस्ट टारगेटिंग में करता था तो ये दिक्कत होती थी। फिर मैंने काफी मेरी परफॉर्मेंस स्टेबलाइज्ड नहीं थी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस थी। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस तो देखो सबके साथ होती है, बट मैसिव फ्लक्चुएशंस थी। जैसे आज 5x रोएस आया तो नेक्स्ट डे आया 1x, फिर चला गया -0.2 या 0.2x हो गया, -2 हो गया, फिर आया एक दिन 7x। तो हफ्ते की एवरेज निकालूंगा तो आएगा 2x 3x। तो मैं सोचता था यार ये एक दिन 5x 7x के चक्कर में मैं पूरे दिन रात इसी एड अकाउंट के अंदर घुसा रहता हूँ और कुछ भी नहीं होता उससे, और अपना पीस जो है मेरे माइंड का, मेंटल पीस, इट जस्ट
I am not able to like stay at peace and enjoy what I do, which is what is the point of doing this business that I'm doing, जब मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है. तो मुझे लगा यार ये सब बेकार है, ये प्रोसेसेस कोई ठीक नहीं है, इसमें कुछ मतलब दे आर लूप होल्स, दे आर नॉट राइट. सो कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा. तो ये दिक्कत बहुत आती थी, फ्लक्चुएशंस परफॉर्मेंस में बहुत होती थी. एंड देन आई लेटर ऑन रियलाइज कि ये शायद इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम एंडिंग अप रीचिंग द सेम ऑडियंस अगेन एंड अगेन, इवन दो आई एम यूजिंग डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट्स, बट आई एम स्टिल रीचिंग द सेम ऑडियंस. तो ये एक रीजन था. तो ये सारे फिर मैंने जब ये प्रॉब्लम्स आई ना मुझे, तो मैंने मेटा के आर्टिकल्स जो हेल्प आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ने शुरू करे. बहुत टाइम लगा मुझे, ठीक है. फिर मैंने पढ़ते पढ़ते रियलाइज किया कि कुछ मेन की हाइलाइट्स मैंने फिगर आउट करें. जैसे मेटा बोलता है कि ब्रॉडर ऑडियंसेस मैटर इन एन ऑक्शन बेस्ड सिस्टम. सो मेटा इज एन ऑक्शन बेस्ड सिस्टम. तो मुझे वहां से ये रियलाइज हुआ कि मेटा को लगता है, अकॉर्डिंग टू मेटा, दैट द ब्रॉडर योर ऑडियंस इज, द बेटर चांस यू विल हैव फॉर सक्सेस. विच ऑल्सो मीन्स दैट अगर आपका प्रोडक्ट केटर करता है ब्रॉडर ऑडियंस को, विच मीन्स इट्स अ मासी प्रोडक्ट, it has a higher chance of performing well through advertising. There you go, I told you that. So through Facebook ads, right? So zyada chance hai. Plus at the same time, if you're targeting with broader audiences, the broader your audience is in regards to your targeting, the higher your chance is going to be to win the auction, right? Because it's an auction based platform. So what can be more broader than broad targeting? Nothing, right? Where you have no audience interest and you just deploying without any audience interest. तो सबसे आसान तो वही है. तो तब मुझे समझ आया कि ब्रॉड टारगेटिंग, ओके, व्हाट इफ मेटा, व्हाई वुड मेटा नॉट वांट अस टू विन, राइट? सोचो, मतलब मेटा तो चाहता है ना कि हम लोग स्पेंड करें पैसे मेटा के साथ. तो मैंने सोचा यार इट मेक सेंस. एंड देन आई रियलाइज यार बार बार जब मैं एबीओज करता हूँ ना तो वो कंट्रोल बहुत ज्यादा, इट्स मोर लाइक माइक्रो मैनेजिंग, लाइक वो द ब्लड सकिंग बॉसेस नहीं होते जो एक एक मिनट का आपका हिसाब मांगते रहते हैं. तो मैं वैसा बन गया हूँ मेटा के साथ कि मैं एक एक चीज का हिसाब मांग रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद तो पागल हो ही गया हूँ और मेटा को भी कर दिया मैंने. तो मुझे लगा कि यार कोई पीसफुल सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है जिसपे मैं ये छोटे छोटे चीजों को ओवरलुक कर दूं. मतलब आई नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, राइट? सो एंड फॉर दैट आई स्टार्टेड टू यूज सीबीओ स्ट्रेटजीज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैं एबीओ लेवल पे डिसीजंस नहीं लेता था, तो मैं कैंपेन लेवल पे डिसीजंस ले रहा हूँ. एंड आई एम लेटिंग मेटा टू डिसाइड कि कहाँ पे कितना पैसा स्पेंड करना है. तो जब हम लॉन्च करते हैं किसी भी एड अकाउंट को, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसपे डेटा नहीं है, तो हम 153 लॉन्च करते हैं. 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स एंड 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट. और ये सीबीओ मेथड होता है. अब क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं और डेटा नहीं है, तो हम ऑडियंस इंटरेस्ट के साथ ही लॉन्च करते हैं, सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट. बट अल्टीमेटली जैसे ही हमारे पास 75 to 100 टोटल कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट हो जाते हैं इस एक कैंपेन के अंदर, that is the reason, that is the point when we start to launch our master ad set, which is a broad ad set inside the same campaign. तो हम इसी कैंपेन को बिल्डअप करते हैं और इसके अंदर एक मास्टर एड सेट तक डिप्लॉय करने तक हम 5 एड सेट्स लॉन्च करके उसी के अराउंड खेलते रहते हैं, उसी के साथ ऑन ऑफ करते रहते हैं चीजें को. बट जैसे ही इस कैंपेन के अंदर 75 से 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट हो जाते हैं, हम मास्टर एड सेट, ब्रॉड एड सेट डिप्लॉय करते हैं और फिर सारी विनिंग एड्स इसी में टेस्ट करके इसी में स्टैक करते रहते हैं. अब वो विनिंग एड्स, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, ये कितना पावरफुल मेथड है. वो विनिंग एड्स सेम प्रोडक्ट की हो सकती है, वो विनिंग एड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट ऑफर्स विद इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी की भी हो सकती हैं. दैट इज द पावर हियर of doing this method, which means अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट फनल रन कर रहा हूं, मैं दोनों केसेस के एग्जाम्पल देता हूं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोचिंग बिजनेस रन कर रहा हूं और मेरा एक ऑफर है विच इज केटरिंग टू से हाउ टू मेक 3 लाख रुपीज पर मंथ थ्रू योर कोर्स बिजनेस. ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल. एंड देन सो मैं इस कैटेगरी में हूँ, मेक मनी ऑनलाइन कैटेगरी में हूँ, एंड हाउ टू लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस, ये मेरा एक ऑफर है. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, then I can have another offer within the same category of business, make money online, how to make money through online courses. But I can have a different offer which can probably be something like how to get higher show up rates in your webinars or workshops. Okay, which is catering to the same audience but a little different segment or sub segment of this main segment, right? Which means people who are more experienced or who realize the importance of a higher show up rate, उन लोगों के लिए ऑफर है.
तो मैं ये ऑफर भी सेम एड सेट के अंदर जो मास्टर एड सेट बनाया था उसी के अंदर डाल सकता हूं, बिकॉज ये सेम ऑडियंस को ही केटर कर रहा है. एंड दैट इज the power of this one campaign method. So we follow something called as one campaign method, जिसमें हम ultimately एक master ad set create करते हैं जो broad पे चलता है. Once we have a winning product and winning offers, right? And then we keep deploying these multiple ads, winning ads inside the same master ad set, and we keep stacking the winning ads inside this one master ad set itself. We never launch multiple ad sets at scale. We don't do any fancy stuff. बिलीव मी, मतलब ये इतना आसान है कि एक लेवल के बाद जाके तो आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं. मतलब यू विल, इट्स सो गुड दैट यू विल डाउट दैट हाउ इज इट इवन वर्किंग, बिकॉज अभी तक आपको ये सब सिखाया जा रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट, माइंडसेट, कि ये बंद कर दो, वो चालू कर दो, और उससे क्या होता है, यू अल्टीमेटली लूज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एट द सेम टाइम. ये भी एक और रीजन था कि वो प्रोसेसेस ठीक नहीं थे, और मैंने बाद में रियलाइज किया, खुद के बहुत पैसे, लाखों रुपए स्पेंड करे, और एक फनल को मैं 0 से 1.5 करोड़ तक लेके गया और फिर लूज कर गया उस फनल को. तो ये सारे मेरे लेसन्स जो भी मैं शेयर करता हूँ मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही आता है. सो ये हो गया डिजिटल प्रोडक्ट केस सिनारियो में, ठीक है. तो उसमें भी हम मल्टीपल चीजें स्टैक कर देते हैं. मल्टीपल एड्स सेम प्रोडक्ट सेम फनल के लिए भी हो सकती है, सेम ऑफर के लिए, और डिफरेंट ऑफर बट विद इन द सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, उसमें उसके लिए भी हो सकती है. सो आई कैन लिंक अप द डिफरेंट लैंडिंग पेज फॉर द डिफरेंट ऑफर, but the same category, same segment of the market, and I can run that in the same master ad set. So और फिर मैं मेटा को डिसाइड करने देता हूँ. इससे फायदा ये होता है, मेटा अपने आप स्पेंड करता है. अब आपको, अगर आप ये कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लोगों में. लोग क्या करते हैं, ऐसे मानो कि आपके पास 5 एड्स हैं, विनिंग एड्स हैं एक मास्टर एड सेट के अंदर. आपने 6ठी डाली, 7वीं डाली, 8वीं डाली, और आप कह रहे हो यार रोहन, मेरे को सिर्फ ये 2 ही एड्स पे मेटा स्पेंड कर रहा है पैसे, 6-7 एड्स पे स्पेंड कर नहीं रहा, मैं टोटल 8-9 हो गई हैं, पर ये सिर्फ 2 पे ही स्पेंड कर रहा है. तो आप कोई क्या करता है, वो सारे ना बंद करना शुरू कर देता है चीजें. और यही होती है सबसे बड़ी गलती, कि व्हेन यू स्टार्ट टर्निंग ऑफ एवरीथिंग होपिंग दैट नाउ मेटा शुड स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग्स व्हिच यू वांट मेटा टू, एंड व्हिच इज वेयर the problem begins, because Meta is not spending money on any of those things or other ads, because Meta को ये इतनी समझ है कि broader audiences पे ये वाले offers, ये वाली ads, ये वाली positioning चलेगी या नहीं चलेगी. Meta को इस चीज की समझ है, और क्योंकि उस वजह से जब मेटा आपकी एड्स को ज्यादा पुश नहीं करता है, कुछ एड्स को सेम एड सेट में अगर आपने एड्स डाली है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेटा बेवकूफ है. उसका मतलब ये है कि मेटा को पता है कि इन 8 एड्स में से 10 एड्स में से कौन सी एड ज्यादा पैसा स्पेंड करेगी, और तब मेटा उस पर अकॉर्डिंगली स्पेंड करना शुरू करता है और अपने अकॉर्डिंगली डील करता है. तो मैं क्या करता हूँ, हम जब भी इसको स्टैक करते हैं ना, विनिंग एड्स पहले टेस्ट करते हैं, फिर स्टैक कर देते हैं मास्टर एड सेट के अंदर, और फिर उसको चलने देते हैं. अगर उस पर स्पेंड नहीं भी हो रहा है ज्यादा, तो मैं उस पर स्ट्रेस नहीं करता, बिकॉज मेटा नोज बेटर देन मी, and I trust Meta's decisions, and I do not stress on it, because guess what's more important? Peace. अगर मैं फिर से माइक्रो मैनेज करूंगा तो मेरा पीस, आई एम टेकिंग अवे माई ओन पीस. सो देन इट डज नॉट मेक सेंस, राइट. फिर क्या बिजनेस हुआ कि मैं पूरे टाइम ये परेशान ही हो गया और खज्जल हो गया एकदम कि यार ये ऑफ करो, ये ऑन करो, ये बंद करो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो. तो ये सब हम नहीं करते. तो अगर आप ई कॉमर्स करते हो तो भी सेम अप्रोच फॉलो करते हैं हम, और आप भी कर सकते हो. वो ये है कि मास्टर एड सेट बिल्ड हो जाता है, आप सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में हो. अगर आप टी शर्ट में कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल टी शर्ट बेच रहे हो, आपने एक टी शर्ट सेल करी, अब आपके पास वो टी शर्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट है, विनिंग उसकी कुछ लगा लो, आपके पास 2 एड क्रिएटिव्स, विनिंग एड क्रिएटिव्स हैं उस एक प्रोडक्ट की. अब आप चाहते हो कि उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में सेम प्रोडक्ट के आप डिफरेंट कलर्स की एड्स बनाओ. मतलब एक ब्लैक कलर की टी शर्ट है, अब आप दूसरी ऑरेंज बनाना चाहते हो, एक एड बनाना चाहते हो, तो आप बना दो और उसी एड सेट में डाल दो, मास्टर एड सेट में. वो स्पेंड होगा, अपने आप मेटा करेगा. ठीक है, सिंपल. दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ज्वेलरी नीश में आपने अब सेम प्रोडक्ट कैटेगरी है, आपने एक्सेसरीज सेल करते हो सकता है आप नेक बेस्ड एक्सेसरीज है, राइट. प्रोडक्ट कैटेगरी है कि नेकलेस हो गया या कुछ भी नेक एक्सेसरी, जो मतलब ये इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो गए. तो आप क्या कर सकते हो, अब से मास्टर एड सेट अगर आपका एस्टैब्लिश हो गया, आप उसी के अंदर डिफरेंट डिजाइन ऑफ नेकलेसेस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसी के अंदर ही स्टैक करोगे और मेटा को उसका काम करने दोगे. जब कोई एक रिजल्ट आएगा तो उसको आप चलने दोगे. जब एक लेवल के बाद आपका किल पॉइंट वो रीच कर जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका किल पॉइंट है 2000 रुपए की, 2000 तक अगर इसे एक एड ने मुझे सेल नहीं दी तो मैं इसको किल कर दूंगा या कर दूंगी, तब आप जाके उसको किल कर दोगे, अदरवाइज चलने दोगे उसको. और आप ओवरऑल एवरेज देखोगे
तो अब क्या होता है इस पूरे, देखो मैं 10-15 मिनट के वीडियो में पूरी कहानी तो नहीं समझा सकता, राइट, बट मैं आपको एक चीज समझा सकता हूँ कि यार जो भी कन्वेंशनल प्रोसेस आप फॉलो करते हो ना, वो ब्रोकन है, वो बहुत ओल्ड स्कूल है। पहले एडवर्टाइजिंग अलग तरह से काम करती थी, अब वैसे काम नहीं करती, और इसके लॉजिकल रीजंस भी हैं, और वन ऑफ दोज रीजंस इज डेथ ऑफ थर्ड पार्टी कुकीज, राइट। और मेटा कैसे करता है ट्रैक सब कुछ, बताओ, पिक्सल से, पिक्सल टेक्नोलॉजी से। और जब थर्ड पार्टी कुकीज ही खत्म हो जाएंगी तो कहाँ से ट्रैक होगी ठीक से चीजें, खुद सोचो, नहीं होंगी ना। सो ये कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो हमारा प्रोसेस अपने दिमाग में रखता है उसको यूज करते हुए, और आज तक हमने ऐसे ही इसको स्केल कर करके इस एड अकाउंट को, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 0 to 50,000 रुपीज पर डे तक हमने स्केल कर दिया। एक ही मास्टर एड से चल रहा है, एक ही कैंपेन चल रहा है, उसी में हम एड्स डालते रहते हैं, विनिंग एड्स हम बाहर टेस्ट कर लेते हैं, मोस्टली नहीं, सॉरी, मतलब कभी कभी, लेकिन मोस्टली जब हाई स्पेंडिंग अकाउंट होता है जो ये है, तो हम क्या करते हैं, तो हम सिंपली सेम एड सेट, सेम कैंपेन के अंदर एक नया एड सेट डालते हैं, फिर उस एड को टेस्ट करते हैं। अब आपको लगेगा यार वो स्पेंड नहीं कर रहा, मैंने डाल दिया है, वो स्पेंड नहीं कर रहा, वो इसलिए स्पेंड नहीं कर रहा बिकॉज चांसेस ऐसा है कि वो विनर नहीं है। तो हम हर हफ्ते ऐसे टेस्ट लॉन्च करते रहते हैं, विनर बनता रहता है और स्केल करते रहते हैं। हम दिन का 20% बढ़ाते हैं, दिन का 30% भी बढ़ाया है हमने, हफ्ते में डबल किया बजट, एडिट करके, डुप्लीकेट करके नहीं। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा हिस्टोरिकल डेटा, आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, 3 महीने पहले क्या हुआ था, 6 महीने पहले क्या हुआ था, वो सब मैं सेम एड सेट के अंदर उस एड की परफॉर्मेंस देख के इजीली डिटर्मिन कर पाता हूँ, जिसकी वजह से हम कोई गूगल शीट एक्सटर्नल यूज नहीं करते, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ही नहीं है, 36,000 एप्स यूज नहीं करते, कुछ नहीं करते हम। और बिकॉज ये एक एड सेट के अंदर है, तो मेरे को सिर्फ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे ही मेरा गोल रहता है। तो एट्रीब्यूशन पे भी मैं इतना ज्यादा दिमाग अपना खराब करता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा तो एक ही एड सेट चल रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है एड 1 से मेरे को सेल्स आ रही है या एड 5 से, मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो ये था कुछ प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं। बाकी बताना कैसा लगा वीडियो, क्या सीखे इससे, और कोई क्वेश्चन है तो पूछना नीचे कमेंट करके, या फिर मुझे आप डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बिल्ड विद रोहन इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैं ऐसे ही कैंडिडेट तरह से वैल्यू शेयर करता रहता हूँ। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।